हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमसे जुड़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, अगर वो आपको पसंद आए तो वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मैंने उस दिन अपनी हिस्ट्री को कहाँ पे छोड़ा था कि महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत में आक्रमण, और उसने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा। तो वो क्या था, एक तुर्की शासक। अब जो तुर्की शासक उसके बाद जो आया उसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या था, अफगानिस्तान के गजनी और हिरात के मध्य स्थित एक छोटा पहाड़ी प्रदेश था। गौर वहाँ का शासक था, इसलिए गौर का जो प्रदेश था वो वहाँ का शासक था, इसलिए इसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ा। तो मोहम्मद गौरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके जो आक्रमण हैं भारत में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसके आक्रमण हैं मेन, वो कितने थे, 4। और इसमें जो चौथा आक्रमण था वो बहुत ही मेन था, महत्वपूर्ण था। तो इसका जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1175 में। दोस्तों, कब हुआ था, 1175 में। और जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो 1178 में। और जो तीसरा आक्रमण किया गया था वो 1191 में। और जो चौथा आक्रमण हुआ था वो 1192 में। तो चलो आपको अब 1175 वाले आक्रमण के बारे में बताते हैं, जो उसने पहला आक्रमण भारत में किया था। वो कहाँ किया था दोस्तों, मुल्तान पर। और ये कौन सा आक्रमण था उसका, गौरी का प्रथम, जिसमें क्या हुआ, गौरी विजयी होता है। यहाँ से दोस्तों वो विजयी होने के बाद 1178 में कहाँ करता है, गुजरात पर आक्रमण करता है। और गुजरात आक्रमण में क्या होता है कि जो वहाँ का जो भीम शासक होता है, जिसका नाम है भीम द्वितीय, वो क्या करता है, गौरी को पराजित कर देता है। और विजय किसकी होती है दोस्तों, भीम द्वितीय की। और यहाँ से जब गौरी पराजित हो जाता है, फिर इसका जो 2 आक्रमण हो गए, इसके बाद जो इसका तीसरा आक्रमण है वो कब दोस्तों होता है, 1191 में। 1191 में कहाँ हुआ था, तराइन के मैदान में। और जो तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे, वो एक प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था, पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज विजयी होता है। जो पहला दोस्तों युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1191 में। कहाँ हुआ था, तराइन के मैदान में। और इसमें विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की। यहाँ से वो हारने के बाद क्या करता है, 1192 में पुनः अपनी सेना को संगठित करके द्वारा से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पे वो आक्रमण करता है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पहले युद्ध में विजयी हुए हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, वो हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी की यहाँ पे क्या होती है, विजय होती है। और ये पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। और ये इसके जो आपको 4 आक्रमण मैंने बताई है, आपको समझ में आए। पहला कब हुआ था, 1175 में। दूसरा कब हुआ था, 1178 में। तीसरा 1191 में, 1192 में। दोस्तों, ये जो लास्ट के मैं आपको दोनों बता रही हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या बनेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ वो किसके और किसके मध्य हुआ। अब इसके बाद जो चंदावर का युद्ध होता है, 1192 के बाद किसका युद्ध होता है, चंदावर का। और इसमें चंदावर का जो युद्ध हुआ है दोस्तों वो होता है जयचंद और गौरी के बीच। मैं आपको यहाँ एक बात बताना भूल गई, ये जो युद्ध हुआ था इसमें जो जयचंद था, जयचंद ने गौरी की मदद की थी। वो गौरी की मदद उसने इसलिए की थी कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो जयचंद की पुत्री संयोगता का अपहरण करके लाया था और उससे शादी कर ली थी, इसलिए जयचंद उससे अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए वो गौरी के साथ मिल गया और उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी की मदद की। अब इसके बाद क्या हुआ, गौरी यहाँ से विजयी हो गया। लेकिन क्या होता है कि 1194 में वो गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है कि जयचंद को मार दिया जाता है और गौरी विजय हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जयचंद मारा जाता है और
गौरी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। और कब होता है, 1194 में। और कौन सी जगह होता है, चंदावर में। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। 1205 में क्या हुआ, गौरी क्या करता है, अपने जीते प्रदेश यानी भारत में जो उसने आक्रमण किया था और यहाँ से जो विजय प्राप्त की थी, उसकी जिम्मेदारी वो क्या करता है, अपने गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दे के वापस चला जाता है। फिर क्या होता है कि 1206 में यहाँ खोखरों का विद्रोह होता है। वो फिर से लौट के आता है और क्या करता है, उसके विद्रोह को दबा देता है। और जब वो वापस जाता है तो क्या होता है, रास्ते में गौरी की हत्या कर दी जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब 1206 में वो वापस खोखरों के विद्रोह को दबा कर जाता है तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है। 1206 में क्या होता है, गौरी की मृत्यु हो जाती है और वो अपने विजित प्रदेशों का जो जिम्मेदार है वो किसको बना देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहीं से दोस्तों क्या होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत में जो राजवंश थे और उनका समय क्या था दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का, और कौन किसके संस्थापक थे, किस वंश के, आज हम आपको शॉर्ट में इस बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको सारे वंश की पूरी डिटेल बताएंगे कि इसमें कौन कौन इसके संस्थापक थे और किन किन ने इसमें वंश में शासन किया और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए जनता के हित में। वो सारी बातें हम आपको जब हम ये डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आज जो दिल्ली सल्तनत पे जिन लोगों ने शासन किया है, जो वंश थे, उनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि कौन कौन से राजवंश आए, कितने से कितने समय तक शासन किया और कौन उसके संस्थापक थे। तो जब गौरी यहाँ से मारा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो गुलाम वंश की शुरुआत करता है। तो ये गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। गुलाम दोस्तों पहले क्या होते थे कि खरीदे जाते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया जाता। आप लोग समझ रहे होंगे कि गुलाम वो होते हैं जैसे कि उन्हें खरीद लो सारा काम करवाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था और वो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश जो था वो कितने से कितने समय तक चला, 1206 से 1290 तक। दोस्तों कौन सा वंश चला, गुलाम वंश। और इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब गुलाम वंश इतने से इतने वर्ष तक चला, फिर इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ये कब हुई, 1290 में। 1290 में शुरुआत हुई और ये कब तक चला, 1320 तक। फिर 1320 के बाद यहाँ क्या हुआ, तुगलक वंश की शुरुआत हुई। तुगलक वंश की जो शुरुआत की वो किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों इसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। और ये कब हुई, 1320 में हुई और ये कब तक चला, 1414 तक। कब तक चला, 1320 से 1414 तक। फिर दोस्तों किसकी शुरुआत होती है, सैयद वंश की। और सैयद वंश की जो नींव किसने डाली, खिज्र खान ने। खिज्र खान ने कब डाली, 1414 में। और ये कब तक चला राजवंश का समय, 1414 से लेके 1451 तक। फिर 1451 के बाद क्या होता है, लोधी वंश की स्थापना होती है। और लोधी वंश का जो संस्थापक था यानी वो कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने कब की थी, 1451 तक। और ये कब तक चली थी, 1526 तक। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं जो राजवंश थे उनके बाद किसका आया वो देखो। पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश, उसके बाद कौन सा वंश आया, लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के स्थापक कौन थे, खिज्र खां। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। अब इसका एक बार टाइम पीरियड देख लीजिए। गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290 तक। और खिलजी वंश कब चला, 1290 से 1320 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश 1414 से लेके 1451 तक। लोधी वंश कब से कब तक चला, 1451 से 1526। और 1526 में क्या होता है दोस्तों, बाबर जो होता है वो इसका जो लोधी वंश का अंतिम संस्थापक होता है इब्राहिम लोधी, उसके साथ युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव
पड़ जाते। ये दोस्तों हम सब आपको पूरी डिटेल में आगे बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, ये आपको समझ में आया। अब कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कार्यकाल के अनुसार यानी टाइम पीरियड के अनुसार पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पे जो शासन करने वाला था वो कौन सा राजवंश था। कभी कभार ये लगाने के लिए आ जाता है क्रम में, या ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से वंश ने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, या फिर कौन से वंश ने सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो देखो, सबसे पहले जो अगर देखा जाए टाइम पीरियड के अनुसार, तो जो शासन किया वो सबसे पहला कौन सा था? तुगलक। तुगलक के बाद कौन सा वंश था? गुलाम। गुलाम वंश के बाद किसने शासन किया? लोदी ने। फिर लोदी के बाद कौन सा आता है? सैयद। और सैयद के बाद खिलजी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कार्यकाल के अनुसार यानी किसने कितने समय तक यानी किसने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक शासन किया। पहला कौन सा था? तुगलक, फिर गुलाम, फिर लोदी वंश, फिर सैयद वंश, फिर खिलजी वंश। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो क्रम में याद कर लिया वो तो ठीक है, कभी कभार समझ में नहीं आता कि दिल्ली सल्तनत पे किसने किसने शासन किया। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, गुड़ खा तसले में। क्या है दोस्तों? गुड़ खा तसले में। गा से कौन सा वंश आ जाएगा? गुलाम वंश। और खा से खिलजी वंश। और ता से तुगलक वंश। यहाँ पे सा से सैयद वंश। और ला से लोदी वंश। यहाँ पे माँ क्या होता है? साइलेंट होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और ला से लोदी वंश। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई ना? आई समझ में? अगर ना समझ में आए तो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और ला से लोदी वंश। चलो दोस्तों, आज की हम अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। और इसके आगे जो वंश है डिटेल में मैं आपको पूरी डिटेल इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।